हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी समय से मेरे चैनल में वीडियो नहीं आई थी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एसएसटी में जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर आने हैं, ये वीडियो स्टार्टिंग है उस सीरीज़ की। हम पूरी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म में जितने भी चैप्टर आने हैं उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। पेपर में आपको पता ही है एमसीक्यू आने हैं, बट मैंने क्या सोचा भी एमसीक्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन में से 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। पहले ही क्वेश्चन है, देखो उसमें से आप फ्रेडरिक सोरो कह सकते हो। फ्रेडरिक सोरो कहाँ का था? फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रेंच का था वो। उसका काम क्या था? वो आर्टिस्ट था। अब ये पूछा जाए कि किसने अपना ये ड्रीम सोचा था कि जो वर्ल्ड है वो बनाओ डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का, तो वो भी फ्रेडरिक सोरो। भाई मतलब 3-4 क्वेश्चन इस पहले में क्वेश्चन से बन गए ना। इस क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बन गए। ये अब एमसीक्यू करते हैं, आपको 4-4 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में आपका काम हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने वेरी शॉर्ट बनाए एमसीक्यूज़ की जगह। तो अब इनको स्टडी करते हैं। पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख के फिर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैंने एक एवरग्रीन नाम की बुक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसकी भी एक पीडीएफ बना रखी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सैम्पल पेपर का भी साथ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पहले 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरू कौन था? हु वाज फ्रेडरिक सोरू? ही वाज फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। फ्रेडरिक सोरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ये देखो, फ्रेंच आर्टिस्ट। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। तीसरा क्वेश्चन, उसने 4 प्रिंट की सीरीज़ बनाई थी, मतलब एक सीरीज़ में उसने 4 पार्ट करे थे, उसने 4 पिक्चर्स बनाई थी उसने। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसने अपना ड्रीम सोचा था कि वर्ल्ड जो है वो बना हो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का। अब ये देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? फ्रेंच आर्टिस्ट, 4 प्रिंट्स, डेमोक्रेटिक एंड हु वाज फ्रेडरिक सोरू। 4-5 क्वेश्चन बन गए ना, 5 क्वेश्चन टोटल। अगला सवाल, किसने बनाई थी और कब बनाई थी 4 प्रिंट्स की सीरीज़? अभी पहला क्वेश्चन आया था, उसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो फ्रेडरिक सोरू ने बनाई थी, और कब बनाई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये बनाई थी 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक सोरू शोज? फ्रेडरिक सोरू ने 4 प्रिंट बनाए थे। 4 में से पहले प्रिंट में क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है कि जो पीपल हैं यूरोप के और अमेरिका के, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो लोग उसमें मार्च कर रहे हैं। देखो, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ मार्च कर रहे हैं। और लोग भी कैसे? मैन एंड वुमेन, हर एक एज के और हर एक सोशल क्लास के, मतलब हर एक जाति के, हर एक एज के लोग वहाँ मार्च कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट? एब्सोल्यूटिस्ट कौन है? ये गवर्नमेंट हो या सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेंस नहीं होती पावर पे। इसको आप एक मोनार्की भी कह सकते हो। मोनार्की मतलब राजाशाही, मतलब जिसमें राजा का शासन होता है। एक गवर्नमेंट जिसमें जो रूल का सिस्टम है, इस सिस्टम का रूल है जो, मतलब उसमें पावर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, मतलब कोई भी अनलिमिटेड पावर वहाँ एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी अनलिमिटेड पावर यूज़ कर सकता है। इसको हिस्ट्री में मोनार्किकल गवर्नमेंट यानी राजा की गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड, मिलिट्राइज्ड, मतलब जिसमें सेना भी हो, और प्रेसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने की तरफ पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एन यूटोपियन? यूटोपियन क्या है? ये एक विजन, सोसाइटी का एक विजन है ये, जो बहुत ज़्यादा आइडियल है और ये कभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन, उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट रेनन?
मतलब उसके अकॉर्डिंग नेशन की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन बताओ। ए नेशन इज़ ए कुलमिनेशन ऑफ लॉन्ग पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। एक नेशन है वो मेला हुआ, मतलब मेल है किसी किसी चीज़ का, लंबे पास्ट का, इंडिविजुअल्स का, सेक्रीफाइस मतलब त्याग का, बलिदान का, डिवोशन भक्ति का अपने देश के लिए, उन सब का एक मिक्सचर है ये, मेल है, उसको हम नेशन कह सकते हैं अनसर्टन के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन मैंने भी सैम्पल पेपर पढ़े थे तो उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। व्हेन डिड अर्नस्ट डिलीवर लेक्चर ऑन नेशन, नेशन के ऊपर उसने लेक्चर कब डिलीवर किया? तो भाई उसने डिलीवर किया था 1882 में। अब टाइम पीरियड ऑफ रेनन, आंसर टाइम पीरियड पूछ लिया। जब याद देखो ये क्वेश्चन, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उसका जन्म कब हुआ था एंड उसकी डेथ कब हुई थी। ये उसकी बर्थ डेट, ये उसकी डेथ डेट, 1823 टू 1892। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। ओरिजिन कंट्री ऑफ फ्रेडरिक सोरू, फ्रेडरिक सोरू कहाँ का था? ये मैंने पहले ही बताया, फ्रांस का था वो। और अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नस्ट रेनन कहाँ का था? वो भी फ्रांस का था। ठीक है, ये जो अर्नस्ट रेनन वगैरह के बारे में बात दे रखी है नहीं, एनसीईआरटी बुक में सोर्स में से क्वेश्चन उठाया गया है। ये नहीं कि हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ना, साइड में जो सोर्स दे रखे होते हैं उसमें से पढ़ना चाहिए आपको। डिफाइन प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, प्लेबिसाइड एक तरह का डायरेक्ट वोट होता है, ठीक है, जिसके द्वारा लोग, एक जगह के लोग, उनसे सवाल पूछा जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए आप चाय लोगे, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे ना, बस इसमें भी वही होता है। कोई क्वेश्चन है, कोई कानून है, उसको लगाना है, कोई कुछ भी जो इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले उनसे एक प्रपोजल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट वोट लिया जाता है, जिसमें लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसी को हम प्लेबिसाइड कहते हैं। व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर, 9th क्लास का सवाल है, आपको आता होगा। 1789 में हुआ था ये। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ला पैट्री से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ला पैट्री? ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड। इसी से अगला क्वेश्चन इसी के साथ दे रखा था किताब बुक में, तो उसमें पूछा गया है ले सिटियोन का मतलब क्या है? ये भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब द सिटीजन। ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड, ला सिटियोन का मतलब द सिटीज़न। ठीक है, याद रखना ये बात। आगे, फ्रांस का जो नया फ्लैग था उसमें कितने कलर्स थे? तो मैं आपको बता दूँ उसमें 3 कलर्स थे, ठीक है, नए फ्रेंच फ्लैग में। तो अब आगे क्वेश्चन है, एंड्रियस रिबमन कहाँ रहता था? वो मेंस जर्मनी, जर्मनी में एक शहर का नाम है मेंस, वहाँ रहता था। अगला सवाल, एक ऐसी सोसाइटी का नाम बताओ जिसका मेंबर अर्बियस रेबमन था। तो उस सोसाइटी का नाम है जर्मन जैकोबिन क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जैकोबिन क्लब्स एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इन सम कंट्रीज? मतलब कब जैकोबिन क्लब की ऐसी एक्टिविटी हुई और कैंपेन ऐसे हुआ कि फ्रेंच आर्मी दूसरी कंट्री पे कब्जा करने में चल पड़ी? तो वो 1790s के आसपास हुआ था, ठीक है। और आल्सो नेम द कंट्रीज, कंट्री के नाम भी बताने, कौन कौन सी कंट्री पे वो गई थी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली, इन सारी जगहों पे गई थी। अगला सवाल है, डेमोक्रेसी किसने डिस्ट्रॉय कर दी फ्रांस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जवाब है नेपोलियन बोनेपार्ट। आप नेपोलियन को जानते होंगे अगर आपने 9th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी ढंग से। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ी होगी तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो। चलो आगे चलते हैं। नेपोलियनिक कोड कब लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियनिक कोड लगा था 1804 में, इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में नोट्स बनाए हैं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, उनमें सारा कुछ कम्प्लीटली नहीं दिया हुआ। जो कुछ क्वेश्चन जो इसमें पेंडिंग है, जो इसमें नहीं दे रखे, वो आपको एवरग्रीन की बुक में मिलेंगे, क्योंकि वो बुक मेरे पास से मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाए थे। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो आपको वो PDF भी ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है इस चैप्टर के लिए और इससे नेक्स्ट जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और नेपोलियनिक कोड, अब आप पूछोगे ये है क्या, तो इसके बारे में आपको आगे मिलेगा इसी
मतलब आगे इसके बारे में क्वेश्चन है। मैं सबको मैं डिटेल में समझा देता हूँ हल्का सा भी। नेपोलियनिक कोड क्या होता है? एक सिविल कोड है, ये नेपोलियन ने बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग हमें राइट टू प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी पे हमारे को अधिकार हो गया था भी कोई भी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता। एक तो ये, तो इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने इक्वालिटी, ठीक है, मतलब सबको इक्वल माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, नो प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि जन्म के आधार पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं होंगे। आगे चलते हैं। नेम द कंट्रीज इन विच नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंटेड, कौन कौन सी कंट्रीज में हुआ था भाई? उन्हीं कंट्री में होगा जिन पे उसका राज था नेपोलियन का। तो उसका राज कहाँ का था? फ्रांस में तो था ही, डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी, इन सारी जगह पे मतलब ये नेपोलियन कोड इम्प्लीमेंटेड हुआ था। जो फ्रेंच सोल्जर हैं उनकी यूनिफॉर्म के कलर कौन कौन से हैं? ब्लू, वाइट और रेड, ये 3 कलर थे। कार्ल पास्कर फ्रिट्ज, ये कौन है? वॉज जर्मन पेंटर, एक जर्मन पेंटर था वो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग एंड व्हेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन उसको हारा था, और कब हारा था? 1813 में वो हार गया था इसको। आगे, नेम द कंट्रीज अंडर हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर 2 कंट्रीज थी जिनका नाम है ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है। और नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेड करा? उसने इटली को इन्वेड करा 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जिस दिन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इसी साल में एक इवेंट और हुआ था। नेपोलियनिक वॉर जो है वो बिगेन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। नेपोलियन मतलब लड़ाइयाँ करके दूसरे देशों को कब्जा करना शुरू कर दिया था इसी साल ही, तभी उसने इटली को इन्वेड करा। आगे, इन्वेड करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेड करने का मतलब होता है कब्जा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेपोलियन फॉल्ड? नेपोलियन कब हारा, कब मरा? तो वो जब हारा था वो था 1814 में। और मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में हारा था आखिरी बार, और उसी टाइम इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस? वियना की ट्रीटी कब हुई? वो 1815 में हुई थी। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये बुक में है, एवरग्रीन वाली, नोट्स में नहीं है। व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वियना? तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये ट्रीटी जो मेन पावर्स थी जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था, उन्होंने इस ट्रीटी को करा भी। जो नेपोलियनिक वार हुई थी उसके ट्रीटी जितने भी चेंज हुए थे सबको वो वापस से रिवर्स कर देंगे, ये था इस ट्रीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ग्रीक स्ट्रगल बिगिन? इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए ग्रीस के जो लोग थे उनकी जो स्ट्रगल थी वो कब शुरू हुई? तो वो शुरू हुई थी 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड बताना है हमको, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। देखो, इटली का जो टाइम पीरियड है उसकी यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, मतलब जो भी इसमें इवेंट थे वो स्टार्ट हुए थे 1859 से 1870 तक। और जो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है उसके इवेंट स्टार्ट हुए थे 1866 से 1871 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे 31 से 60 तक के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।